हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि फार्मा का वीडियो अपलोड कर रहे हुए हैं, तो लेक्चर 7 में हम लोग जो अब वीडियो अपलोड किया हूँ वो है CHF, ठीक है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर। आज जो हम लोग लेक्चर 8 में देखने जा रहे हैं वो है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में जो हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं, बीटा ब्लॉकर का जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है यार। ये जो चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो चीज़ शायद कहीं मिल जाए। ठीक है, तो वो बहुत मेहनत करके ये सब निकलता है यार। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करो, अच्छे से ढंग से पढ़ाई करो। कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछो डाउट को। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कोई भी ड्रग्स का उसका मोड ऑफ एक्शन ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन कैसे वो काम कर रहा है वो चीज़ समझ में आ जाएगा तो फार्मा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो जो बीटा ब्लॉकर है, हम कह सकते हैं कि दीज आर दोज ड्रग विच ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर। ठीक है, ये वो ड्रग है जो बीटा रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ को हम लोग पकड़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 3 रिसेप्टर। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है ना, मैकेनिज्म ऑफ बीटा 1 ब्लॉकर की बात कर रहे हैं हम लोग। बीटा 1 जो भी ड्रग बीटा 1 में आएगा ना, वो इस पर काम करेगा। और कैसे काम करेगा वो देखो। जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरे शरीर में बीटा 1 ब्लॉकर रिसेप्टर है। ठीक है, बीटा 1 ब्लॉकर क्या है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर है। ठीक है, अब ये रिसेप्टर है तो इस पे आके कोई जो भी जुड़ेगा, रिसेप्टर पे कौन आकर के जुड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये बीटा 1 ब्लॉकर रिसेप्टर है तो इस पे न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ेगा, इपिनेफ्रिन और नेफ्रिनेफ्रिन आके जुड़ेगा। ठीक है, कैटिकोलामिन आकर के जुड़ेगा। मतलब जिसका जो फंक्शन होता है ना वही जाकर के जुड़ता है। तो बीटा 1 आकर के यहाँ पे कोई जो भी जुड़ा, इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, और इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, रेट को बढ़ा देना। ठीक है, तो किसी चीज़ रेट को बढ़ा देना, तो जैसे ही जुड़ेगा ना वहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा गामा 3 सब यूनिट है, अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पे GDP जुड़ा हुआ है। तो जो GDP है ना वो है ग्लूकोसाइन डाइफॉस्फेटेज। ठीक है, ये GDP यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा ना बीटा गामा कॉम्प्लेक्स बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना करके निकल देगा। और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जा करके GTP के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और ये GTP के साथ जुड़ने के साथ ये क्या करता है, एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट जैसी होता है, यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज रहता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ATP को CMP में। ठीक है, CMP में कन्वर्ट किया। अब ये क्या है ना कि ये गेट है एक, ठीक है, कैल्शियम गेट है या तो बोल सकते हैं चैनल है। यहाँ पे बाहर से मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मतलब क्या आता है, कैल्शियम आना शुरू हो जाता है। जैसे कैल्शियम अंदर आता है और कैल्शियम की मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। ठीक है, कैल्शियम कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ा, वो कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड करेगा जाकर के ट्रोपोनिन के साथ। अब ये जो 1 2 3 4 देख रहे हैं ना, ये स्टेप है। ठीक है, ये कैल्शियम जैसे ही बाइंड किया ट्रोपोनिन के साथ, अब ये कैल्शियम ट्रोपोनिन क्या होता है, मसल्स पे होता है। ठीक है, मसल्स फाइबर पे होता है। अब ये देखो जैसे ट्रोपोनिन बाइंड किया जैसे कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन के साथ, तो कैल्शियम क्या हुआ, एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन रहता है, यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, छठा स्टेप में एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, कार्डिक मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है ना। ये चीज़ आप लोग मसल्स में फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे कि इसमें 5-6 स्टेप होते हैं, है ना, कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, अब ये देखो हम लोग सिंपली बस कैल्शियम आकर के बाइंड किया मसल्स पे एक्टिन मायोसिन से। ठीक है, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाया, एक्टिन मायोसिन ब्रिज बनाया, क्रॉस ब्रिज बनाया, और ये क्रॉस ब्रिज बना करके क्या करता है, कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और कार्डिक मसल जैसे कॉन्ट्रैक्शन करवाया, 7वां स्टेप में पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाएगा। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक दिखाने के बाद इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही इंक्रीज किया हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, ये क्या करता है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, और जब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो BP बढ़ेगा। तो वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना कि BP, जैसे मेरा शरीर में तो BP बढ़ रहा है। ठीक है, इन द केस ऑफ इपिनेफ्रिन नॉन नेफ्रिनेफ्रिन, जब इपिनेफ्रिन नॉन नेफ्रिनेफ्रिन आकर के अटैच होगा बीटा ब्लॉकर पर, तो क्या होगा, भागेंगे, तेज़ी से भागेंगे। ठीक है, मेरा हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
ठीक है, मेरा बॉडी ज़्यादा वर्क करेगा स्केलेटल मसल्स, तो वो जब काम करेगा तो उसको हम लोग कम करने के लिए, मतलब अब वहाँ पे यार किसी चीज़ बीपी बढ़ा हुआ किसी को, ठीक है, ये एक ही कंडीशन नहीं है कि मतलब कि आया तो बीपी बढ़ेगा, बहुत सारे कंडीशन है जिससे बीपी बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो बीपी को घटाने के लिए हम लोग बीटा 1 ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। अब बीपी 1 घटाने के लिए देखो, ये घटाने के लिए बीटा 1 ब्लॉकर देंगे, ठीक है। अब बीटा 1 जैसे ब्लॉकर हम यहाँ से दिए, ठीक है, बीटा 1 ब्लॉकर दिए, अभी हम लोग एक एक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा बीटा 1 ब्लॉकर है, कौन सा बीटा 2 ब्लॉकर है और ये बीटा 3, ठीक है। तो जो बीटा 1 ब्लॉकर जो होता ना है, वो क्या होता है ना कि आ करके इसमें क्या करता है, जुड़ता है, और जुड़ता है, जैसे जुड़ता है ना, वो यहाँ पे सारे काम रुक जाएगा, जितना भी ये फर्दर काम हो रहा था ये सब काम रुक जाएगा, मेरा बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये तो पहला बीटा 1 ब्लॉकर का क्या था, मैकेनिज्म था। लोग बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आप लिखने का मौका नहीं देते हैं सर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूँ अच्छे से, बाकायदा आप लिख सकते हो, है ना, हर एक चीज़ लिख सकते हो आप, ठीक है, समझाते समझाते आप लिख लो यार, उसमें क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बीटा 2 मैकेनिज्म, ठीक है, जिसे बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं। बीटा 2 ब्लॉकर मैकेनिज्म क्या होता है ना कि ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे भी एडिनाइल साइक्लेज है। अब देखो यहाँ बीटा 2 रिसेप्टर रहेगा, ये मोस्टली लंग्स पे पाया जाता है, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर। अब ये क्या होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है यहाँ पे। और ये क्या करता है ना कि यहाँ पे जैसे जुड़ेगा ना, इसका बहुत सारे मैकेनिज्म है यार, ये फार्मा में पढ़ोगे इसका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का। तो यहाँ से आता है आके और यहाँ एक्शन दिखाता है, देखो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे भी 3 चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे बीटा गामा कम्प्लेक्स बना के निकल देगा, यहाँ पे अल्फा क्या करेगा, जीटीपी के साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे जीडीपी है बाइंड पहले से ही जीडीपी है, यहाँ पे जीटीपी के साथ बाइंड करेगा अल्फा, और यहाँ पे एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करवा देगा, और सीएमपी से पीके में ये कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। अब जब ये कन्वर्ट करवाया तो यहाँ पे 2 काम करता है, एक तो एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन काइनेज 2 काम करवाता है, जैसे सीएमपी कन्वर्ट हुआ ना, वो क्या करता है, एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और दूसरा डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ठीक है, एक तो कैल्शियम का डिक्रीज करेगा और दूसरा क्या करेगा, एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन का करेगा, ठीक है, एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है। अब ये जो डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम है ना, ये देखो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है, कैल्शियम का लेवल को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम जैसे डिक्रीज हुआ ये, और ये देखो एक्टिवेट मायोसिन, और ये दूसरा वाला पहला वाला क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, एमएलसी को, ठीक है। अब ये एक्टिवेट करेगा, ठीक, देखो पहला वाला क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, एक्टिवेट करके क्या कर रहा था, एमएलसी का फास्फोराइलेजेशन करवा रहा था, मायोसिन लाइट चेन काइनेज था उसका फास्फोराइलेजेशन करवा रहा था। फास्फोराइलेजेशन जैसे ही करेगा ना, तो एक्टिन के साथ जुड़ के क्या करेगा, एमएलसी एक्टिन के साथ जुड़ करके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगा। यही दूसरा चीज़ क्या करवा रहा था कि ये डिक्रीज कर दे रहा था कैल्शियम लेवल को, जैसे ही कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर दे रहा था, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ये जो जुड़ रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा मैकेनिज्म है बीटा 2 ब्लॉकर रिसेप्टर बीटा 2 एगोनिस्ट का, समझ में आया कि नहीं। देखो पहले फिर से स्टार्टिंग से, जैसे बीटा 2 रिसेप्टर है लंग्स में पाया जाता है, ठीक है, मेनली बीटा 2 एगोनिस्ट रिसेप्टर यहाँ पे होता है, ये मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस 7 मेम्ब्रेन प्रोटीन आकर के जुड़ा यहाँ से, बीटा 2 रिसेप्टर जुड़ा, ड्रग्स आकर के जुड़ा यहाँ पे, ठीक है, ड्रग्स आकर के जैसे जुड़ा यहाँ पे, जो भी केमिकल आके न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ा, अल्फा बीटा गामा होता है, ये बीटा गामा क्या अल्फा बीटा क्या बनाता, बीटा गामा कम्प्लेक्स बना देता है, कम्प्लेक्स बना बाहर निकल जाता है। अल्फा क्या करता है, जीटीपी के साथ जुड़ता है, जीटीपी जैसे जुड़ता है एडिनाइल साइक्लेज यहाँ है मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और जैसे एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट होता है ना, वो पीके बनाता है। अब इसके बाद जो होता है यहाँ पे 2 एक्शन करता है, एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंड डिक्रीज द इंट्रासेलुलर, जैसे ये डिक्रीज करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को, ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है, पहला वाला क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है एमएलसी को, मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, ठीक है। अब ये एक्टिवेट जैसे किया वैसे क्या करता है, ये जाकर के एक्टिन से जुड़ता है, एक्टिन से जुड़ करके कॉन्ट्रैक्शन करता है, लेकिन इतना देर में ये दूसरा क्या करता है कि कैल्शियम को डिक्रीज ही कर देता है। जब कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देगा तो कॉन्ट्रैक्शन ही मेरा घट जाएगा, तो नॉर्मल प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अब देखो क्लासिफिकेशन, एग्जाम एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखना है दोस्त,
ठीक है, कहीं पे भटकना नहीं है। बीटा ब्लॉकर का आप देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। देखिए हम लोग एक तो बीटा ब्लॉकर को बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 में भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरेशन में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन है आप लोग बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट जनरेशन है ना बीटा ब्लॉकर, फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर है, एक सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है, एक थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है। जो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर है वो नॉन सिलेक्टिव है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों पर जाकर के जुड़ेगा रिसेप्टर पे। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर एंड बीटा 3 रिसेप्टर पे जाकर के जुड़ेगा, नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग आ रहा है ना अपना, वो आ रहा है प्रोपेनोल, पेनब्यूटोलोल, पिंडोलोल, नैंडोलोल, ट्रिमोलोल एंड सोटालोल। ठीक है, सोटालोल। तो ये सब ड्रग आ रहा है पीपीपी एंटी-एस। ठीक है, ये ट्रिक है आपका पीपीपी, 3 पीपीपी है। ठीक है, और ये क्या है देखिए एन-टी-एस। ठीक है, एनटीएस, एक एमटीएस एग्जाम होता है तो उससे याद रख लेना एनटीएस। ठीक है, तो पीपीपी एनटीएस। देखो यार इसमें कोई ट्रिक ज़्यादा नहीं बनाया हूँ, बस आप ये ड्रग का नाम याद, सिंपली याद हो जाएगा यार। जो तीनों पे काम कर रहा है, ये तीनों पे प्रोपेनोल अगर हम ड्रग देते हैं ना तो बीटा 1 रिसेप्टर पे भी काम करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर पे भी काम करेगा, बीटा 3 रिसेप्टर पे भी काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका ड्रग है। और जो दूसरा है सेकेंड जनरेशन ब्लॉकर, ओनली ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर, जो हम लोग पहले देखे थे बीटा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करता है, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर बोल सकते हैं, सॉरी सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ही बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑन हार्ट, कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये हार्ट पे प्रेजेंट रहता है। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जब ये काम कर रहा है हार्ट पे तो इसको हम लोग कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ड्रग आ रहा है इसमें आ रहा है बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, एटिनोलोल, एसीब्यूटोलोल एंड मेटोप्रोलोल। हम लोग यार पहले भी बीटा ब्लॉकर पढ़ चुके हैं, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ चुके हैं, सीएचएफ में पढ़ चुके, तो उतना हम लोग उसमें ज़्यादा ये नहीं पढ़े थे। आज जो हम लोग ये बीटा ब्लॉकर एक अलग तरीका से ही पूछता है, एक अलग क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, वहाँ तो बस बीटा ब्लॉकर को कैसे ब्लॉक कर रहा था वो देखे थे, और ये जो हम लोग आज डिटेल में देख रहे हैं ना, ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ये देखेंगे, लिखने का मौका देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है बीटा ब्लॉकर वो वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। इसका मतलब ये सब, ये जो है वैसोडाइलेटर कहने का मतलब कि वैसोडाइलेट कर देता है। ठीक है, और वैसोडाइलेटर कहने का मतलब कि ये आर्टरी वगैरह पे काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो है दो तरीका में बांटा गया है, नॉन सिलेक्टिव एंड ये कार्डियो सिलेक्टिव में। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 7 नहीं है, ये प्लस का साइन है, ऑन ब्लड वेसल्स, मतलब कि काम करता है किस पे, ब्लड वेसल पे काम करता है। ये 7 नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये प्लस का साइन है, ऑन ब्लड वेसल। प्लस जहाँ भी साइन देखना ना वहाँ पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, किस पे, ब्लड वेसल्स पे। तो थर्ड जनरेशन को दो पार्ट में बांट दिए, नॉन सिलेक्टिव एंड कार्डियो सिलेक्टिव। जो नॉन सिलेक्टिव में मेडिसिन है वो देखो, नॉन सिलेक्टिव वाला जो मेडिसिन है ना वो सेलिप्रोलोल है, और एक है लेबेटोलोल है। ठीक है, तो जो ये जो ड्रग है ना ये काम कैसे कर रहा है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे तीनों पे काम कर रहा है, प्लस में वैसोडाइलेशन कर रहा है। ठीक है, ये तीनों पे काम कर रहा है, प्लस में क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन कर रहा है। और जो दूसरा वाला है कार्डियो सिलेक्टिव, इसमें जो दवा है वो है कार्बिडोलोल, बेटा ऑक्सोलोल एंड नेविलोलोल। ठीक है, ये बीटा 1 पे जाकर के ब्लॉक करेगा। देखो यार ध्यान से समझना, बस यहीं पे समझने की खेला है और कुछ नहीं है। जो देखो थर्ड जनरेशन है वो वैसोडाइलेटर है, प्लस ऑन, देखो ये प्लस का साइन है, प्लस ऑन ब्लड वेसल्स, मतलब ये काम कर रहा है किस पे जाकर के, ब्लड वेसल्स पे काम कर रहा है। ये नॉन सिलेक्टिव और कार्डियो सिलेक्टिव में दो पार्ट में बांटा गया है, ये थर्ड जनरेशन है। देखो इसमें जो ड्रग बताएं उसका फंक्शन क्या है, ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे तीनों पे जाकर के काम कर रहा है, ये नॉन सिलेक्टिव वाले। ठीक है, और इसके साथ साथ ये वैसोडाइलेशन करवा रहा है यार। अब जहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है वो अगर हम ये ड्रग देते हैं, ये वाला ड्रग, तो वैसोडाइलेशन करेगा वहाँ पे। ठीक है, अब ये कार्डियो सिलेक्टिव जो है ये बीटा 1 ब्लॉक पे जाकर के जुड़ता है, सिर्फ बीटा 1 ब्लॉक पे साथ जुड़ता है और वैसोडाइलेशन करता है, मतलब ये इसका काम ही है वैसोडाइलेशन करवाना। ठीक है, अब आते हैं, देखो अब पूरा दिखेगा, अब आप लिख सकते हो। तो ये जो बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आते हैं थेरेपेटिक यूजेस ऑफ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर।
सेकेंड जनरेशन का थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या होता है। तो एक तो होता है एसटीएन में हम लोग काम करते हैं, एक एंजाइना प्रोफाइलिसिस एंड मायोकार्डियन इन्फेक्शन में करते हैं, वैसोडाइलेशन करवाता है ये, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस ये देखो वैसोडाइलेशन में करते हैं, ठीक है। वैसोडाइलेशन में ये काम क्या करता है, देखो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, बीपी को डिक्रीज कर देता है। ये जब ये सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर वाला होता है से ये टोटल मिला करके क्या करता है, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये जब डिक्रीज होगा ना तो क्या होगा कि ऑक्सीजन डिमांड ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये थेरेपेटिक यूजेज है आपका सेकंड जनरेशन का, ठीक है। तो ये देखिए और क्या फंक्शन करवाता है, कार्डिक एरिथमिया, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस कार्डिक एरिथमिया आ जाता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर आ जाता है, एरोटिक डाइसेक्शन आ जाता है, ठीक है। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्शन कार्डियो मायोपैथी आ जाता है, ठीक है। अब थेरेपेटिक यूजेस ऑफ नॉन सिलेक्टिव किस किस में हम लोग देखो, थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या है नॉन सिलेक्टिव का, ये तीनों पे काम करेगा प्लस वैसोडाइलेशन भी करवाएगा, ठीक है। तो जो नॉन सिलेक्टिव है वो फर्स्ट जनरेशन प्लस थर्ड जनरेशन का नॉन सिलेक्टिव है। देखो एक तो फर्स्ट जनरेशन वाला ड्रग आएगा इसमें, और तीसरा आएगा थर्ड जनरेशन का नॉन सिलेक्टिव वाला ड्रग आएगा जो वैसोडाइलेशन करवा रहा था, ठीक है। ये क्या करेगा, फियोक्रोमाइटोमा, ठीक है, फियोक्रोमाइसाइटोमा, ठीक है, ये काम करवा रहा है। दूसरा है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन करवा रहा है थायराइड स्ट्रोम में। इसमें हम लोग है ना ये यहाँ पे थायराइड हार्मोन T3 T4 बढ़ जाता है, उसको घटाना रहता है, ठीक है। एसेंशियल ट्रेमर में काम करता है, एक्यूट एंजाइटी स्टेट एंड पोर्ट्रल हाइपरटेंशन एंड ग्लूकोमा। इसमें हम प्रोपोनोल नहीं देते, ये सारे में हम लोग क्या करते हैं प्रोपोनोल देते हैं, इसमें प्रोपोनोल नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या करता है, बिकॉज इट कॉजेज क्रोनियल एनेस्थेसिया, ठीक है। ग्लूकोमा में क्रोनियल एनेस्थेसिया करने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए हमको इसमें प्रोपोनोल हमेशा याद रखना, ग्लूकोमा में हम लोग प्रोपोनोल नहीं देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में क्या आता है कि साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर, तो ब्रैडिकार्डिया होगा और एवी नोड ब्लॉकर होगा। ये बीटा 1 ब्लॉकर हम लोग देंगे, उसके बाद ये दो साइड इफेक्ट आएगा। और जो ये दो साइड इफेक्ट आ रहा है अस्थमा और वैसोपास्टिक एंजाइना, ये बीटा 2 ब्लॉकर से आ रहा है, ठीक है। तो बीटा 2 ब्लॉकर जब देंगे तो ये दो कंट्राइंडिकेशन आएगा, साइड इफेक्ट आएगा। और बीटा 1 ब्लॉकर देंगे तो ये दोनों साइड इफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, ठीक है। ये थेरेपेटिक यूजेस हम अच्छा से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। आप लोग थोड़ा शानबाग भी पढ़ सकते हो। और जो अभी हम देख रहे हैं कि एक हम आपको चीज़ दिखाता हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स हमेशा यार प्रोपोनॉल का जो होता है ना, इट इज़ हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड वेल अब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स भी लिख देना, हमेशा यही लिखना रहता है कि जीआईटी में अब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसमें है कि इट इज़ हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड वेल अब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, ठीक है। बायोअबिलिटी इज लो बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म। इसका जो है ना बायोबिलिटी क्या होता है, लो होता है। इट इज हाईली बॉन्डेड टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंड मेटाबोलाइज इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स आप लोग लिख देना, ये साइड से मैं लिखा हूँ, ठीक है, वहाँ पे लिख देना, आप ऐड कर देना फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। जब आप एडवर्स इफेक्ट लिखने के पहले लिख देना ये फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आज का जो वीडियो था बहुत ही हेल्पफुल है, ये हमेशा पूछता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। बीटा ब्लॉकर है जो हमेशा पूछता है, कहीं ना कहीं पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कहीं भी डाउट हो आप पूछिए हमसे, ठीक है।